नमस्कार, स्वागत है आपका साहित्य की सुगंध में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार पापा के अगले भाग की तरफ। भाग 4। मनोज समंदर के पास बहुत दूर तक टहलने निकल गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर गज़ल की धीमी आवाज़ आ रही थी। मनोज उस गाने के सहारे आगे बढ़ता गया। गोवा में गज़ल सुनाई पड़े ऐसा बहुत कम होता था। आगे चलते हुए एकदम से उसकी नज़र पीछे गई तो देखा प्रिया भी आ रही थी। वो प्रिया के लिए रुका। उसने प्रिया के लिए हाथ बढ़ाया। बढ़ा हुआ हाथ प्रिया ने नहीं थामा। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? चलो ले चलती हूँ। कुछ दूर चुपचाप चलने के बाद एक छोटी सी गली के भीतर जाकर एक कैफ़े आया। ये बहुत ही छोटा सा कैफ़े था। मुश्किल से छोटी मोटी 4 टेबल होंगी। वहीं पर गाना चल रहा था। 1-2 विदेशी बैठे थे। कैफ़े की मालकिन एक फ्रांस की बूढ़ी औरत थी जो हिप्पी मूवमेंट के समय इंडिया आई थी और फिर यहीं की होकर रह गई। प्रिया अक्सर वहां आती थी। प्रिया को देखते ही उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। उसने मनोज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते जी। मनोज विदेशी औरत के मुंह से हिंदी शब्द सुनकर थोड़ा चौंका। आई एम स्टेफनी। हेलो, आई एम मनोज। मनोज नाम सुनते ही स्टेफनी थोड़ा सा चौंकी। उसने प्रिया की ओर देखा और मनोज से पूछा, क्या लेंगे आप? मनोज ने सामने लगा मेन्यू देखा। ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। उसने वाइन के साथ एक गार्लिक ब्रेड का ऑर्डर दिया। स्टेफनी के जाने के बाद मनोज ने कैफ़े को ध्यान से देखना शुरू किया। सामने दीवार पर दुनिया भर की तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में स्टेफनी थी। दोस्त है तुम्हारी? ऐसे ही थोड़ी बहुत जान पहचान है। बहुत अच्छी है। मैं कभी कभी यहाँ आकर बैठती हूँ। गज़ल सुनती है ये? मनोज ने पूछा। क्यों नहीं सुन सकती? अरे यार, तुम हमेशा इतना आगे बढ़कर बैटिंग क्यों करती हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, 50 साल से तो यही है, तो इंडियन ही हो गई है। जो जहाँ लंबा रह जाता है वही का होकर रह जाता है। तुम गोवा वाली हो गई। प्रिया ने मनोज के सवाल को अनसुना कर दिया, वरना वो अगला सवाल यही करता कि इतने साल वो दिल्ली उसके साथ रही, फिर वो वहाँ की होकर क्यों नहीं रह पाई। मनोज एक बार फिर से कैफ़े को ध्यान से देखने लगा। वो बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो गोवा क्यों आया था। जब से प्रिया गई थी उसको कोई भी जगह घर जैसी नहीं लगती थी। ये बात मनोज प्रिया को बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं रहा था। वो जब अलग हुए थे तो मनोज ने ये शर्त रखी थी कि प्रिया उसे कभी घर आने से मना नहीं करेगी। घर कैसा है? प्रिया ने मनोज की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मनोज इस सवाल से हड़बड़ा गया। प्रिया अब भी मनोज की तरफ देखे जा रही थी। सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। मनोज ने जैसे ही जवाब दिया, प्रिया बहुत ज़ोर से हंसी। हंस क्यों रही हो? प्रिया ने हंसी रोकते हुए कहा, लाइफ में सब कुछ गुलजार की फिल्मों जैसा नहीं होता मनोज। मनोज ये सुनकर हंसा। प्रिया मनोज को हंसता देखकर हंसी। स्टेफनी ऑर्डर लेकर आ चुकी थी। वो भी अपना ड्रिंक लेकर आई और साथ बैठ गई। बैठने के बाद उसने मनोज से पूछा, मैं बैठ सकती हूँ ना? मनोज ने वाइन का ग्लास उठाकर चीयर्स करते हुए कहा, आपका कैफ़े है, आप चाहे जहाँ बैठ सकती हैं। स्टेफनी मुस्कुराई। प्रिया को भी अच्छा लगा कि मनोज ने हमेशा की तरह कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। कुछ ही देर में मनोज और स्टेफनी की ऐसे बातें होने लगी जैसे वो पता नहीं कितने पुराने दोस्त हों। मनोज कोई मजाक करता और स्टेफनी और प्रिया बहुत ज़ोर से हंसते। स्टेफनी कुछ बोलती और मनोज गला फाड़कर हंसता। वो दिल्ली में ऐसे आखिरी बार कब हंसा था उसे याद ही नहीं था। साथ गला फाड़ के हंसने वाले दोस्त सभी को याद आते हैं। हम जितना अपने आप को कंट्रोल करते हैं उतनी ही खुशी दूर होती चली जाती है। खुशी इतनी ही आसान सी कोई चीज़ थी, लेकिन वो ऐसे खो जाती है जैसे एक समय के बाद बिस्तर से नींद। सब कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर भीतर सब कुछ बदल जाता है। 2 घंटे के बाद वो कैफ़े से चलने वाले थे। प्रिया वॉशरूम गई हुई थी तो स्टेफनी ने मनोज से धीरे से कहा, प्रिया इतनी अच्छी है, तुम इडियट हो मनोज। मनोज को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए कहा, अब क्या कर सकते हैं।
बहुत कुछ कर सकते हो, कोई कभी इतना दूर नहीं जाता कि लौट ना सके। स्टेफनी ने अभी इतना ही कहा था कि प्रिया वहाँ आ गई। स्टेफनी की आखिरी बात कुछ देर तक मनोज के कान में गूंजती रही। स्टेफनी ने दोनों को चलने से पहले गले लगाया। समंदर के रास्ते से लौटते हुए मनोज और प्रिया बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। लहरें धीरे धीरे उनकी तरफ आकर लौट रही थीं। आसपास से पार्टी के गाने की आवाज़ भी हल्की हल्की आ रही थी। समंदर की महक कुछ बदली हुई थी। उसमें एक नयापन था, जैसे कल सुबह के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो। मनोज ने अपना हाथ प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। प्रिया ने मनोज के हाथ को थाम लिया। कुछ देर दोनों हाथ साथ में चलते रहे। वो मनोज और प्रिया के उन हिस्सों को वापस अपने साथ खींचते रहे जो बार बार छूटते जा रहे थे। कोई बात नहीं हो रही थी, किसी बात की ज़रूरत नहीं थी। स्टेफनी क्या सही है? मनोज ने कुछ देर चलने के बाद कहा। प्रिया ने हामी में सर हिलाया। रास्ता कम हो रहा था। जिस उम्र में मनोज और प्रिया थे, उस उम्र में प्यार इतना बूढ़ा हो चुका होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको पुराने समय की याद दिलाती है, वो रात में आने वाले आड़े तिरछे सपने जैसी लगती है। हाथ साथ में थे और अब ज़्यादा पास आ चुके थे। हाथ रुका, मनोज रुका, फिर प्रिया रुकी। हाथ आगे बढ़कर प्रिया के गाल पर गया। मनोज आगे बढ़कर प्रिया के कान पर गया। मनोज एक एक शब्द को बोलने के बाद रुक रहा था। मैं तुम्हें और साशा को पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ। मेरी वजह से उसको कोई परेशानी नहीं होगी। आई प्रॉमिस एंड आई मीन इट। प्रिया ने मनोज की आंखों में उस वकील को नहीं देखा जो देश में सबसे अच्छी बातें बनाता है, जो झूठ को सच और सच को झूठ मिनटों में कर सकता है। प्रिया को मनोज में बहुत सालों बाद वो लड़का दिखा जिस पर भरोसा करने का मन करता है। बच्चे 2 मिनट में बड़ी से बड़ी बात भूल जाते हैं और छोटी से छोटी बात हमेशा याद रखते हैं। मनोज की बातें सुनकर प्रिया को बच्ची होने का मन किया कि बस वो मनोज के चेहरे से धूल झाड़े और उसको गले लगाकर बोले, कोई बात नहीं। इससे पहले कि प्रिया कुछ बोलती, मनोज ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। प्रिया को कंधे पर गीला महसूस हुआ। उसने मनोज के सर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं। मनोज सुनकर हल्का हो गया। प्रिया बोलकर हल्की हो गई। समंदर की छुट्टी का समय हो गया था। उसका उस दिन का काम खत्म हो गया था। उसका पानी पीछे की ओर लौटने लगा। कुछ कंधे घर जैसे होते हैं, वहाँ बार बार लौटने का मन करता है। बरसों बाद वहाँ लौटने पर लगता है कि हम पूरी दुनिया भटक ही क्यों रहे थे। मनोज अपने पुराने घर लौट चुका था। प्रिया ने उसका सर नहीं हटाया। गजेंद्र ने जब से नौकरी ज्वाइन की थी, उसकी छुट्टी के दिन उंगलियों पर गिने जा सकते थे। सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचना उसको पसंद था। सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ते हुए वो अपनी छोटी सी नोटबुक में नीले पेन से दिन भर के सारे काम लिख लिया करता और जैसे जैसे काम निपटता जाता उसको लाल पेन से काटता जाता। शाम तक वो पन्ना इतना भर चुका होता कि उसे केवल गजेंद्र पढ़ सकता। आज सब कुछ वैसा ही था। अखबार के साथ उसने चाय पी और आदतन अपनी नोटबुक खोली। कई साल बाद पूरा का पूरा पन्ना कोरा था। रोज़ के जैसे अपना मोबाइल चेक किया, कहीं कोई आग नहीं लगी थी। वो उस भाग दौड़ से बाहर था। उसके बैच के 1-2 लोगों ने उसको दोबारा कॉलेज जाने की शुभकामनाएं दी। उसके साथ के कुछ लोग खुश थे कि एक जगह खाली हुई। उस दिन उसने अपनी कार खुद निकाली और दिल्ली के नोएडा की ओर चल दिया। उसने अपनी कार एक स्कूल के बाहर लगाई और कार में बैठे बैठे ही बच्चों की छुट्टी का इंतज़ार करने लगा। स्कूल से छूटकर निकल रहे बच्चे अपने घर वालों से मिलते हुए इतना खुश लगते हैं जैसे कुछ घंटों बाद नहीं, कुछ सालों बाद मिल रहे हों। तभी गजेंद्र की नज़र एक औरत पर गई जो कि रिक्शे से उतरकर स्कूल के गेट के सामने आकर खड़ी हो गई थी।
गजेंद्र कार पार्क करके गेट के एकदम पास पहुंचा और उस औरत के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़े और कहा, कैसी हैं आप? वो औरत पलटी और गजेंद्र को देखकर चौंकी। आप तो आज घर आने वाले थे? हाँ, लेकिन सोचा स्कूल में आकर गुनगुन को सरप्राइज़ दूँ। आपको देखकर बहुत खुश होगी, बहुत दिनों से पूछ रही थी। गजेंद्र और वो औरत दोनों निकलते हुए बच्चों में गुनगुन को खोजने लगे। सड़क पर एकदम से गाड़ियों की आवाज़ें बढ़ गई थी। बच्चों का शोर और खुशी बढ़ती जा रही थी। गुनगुन ने जैसे ही गजेंद्र को गेट पर देखा, वो अपनी सहेली को छोड़कर भागते हुए गेट के बाहर आई और उससे चिपक गई। गजेंद्र ने उसको गले लगा लिया और कुछ देर तक गले लगाए रहा। गुनगुन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गले लगने में भूल गई। गजेंद्र कुछ सुनना चाहता था, लेकिन गले लगाए लगाए भूल गया। मैं नाराज़ हूँ, आप बर्थडे पर नहीं आए, गुनगुन ने शिकायत की। बेटा, काम रहता है ना चाचा को, जवाब गुनगुन की मम्मी ने दिया। गजेंद्र पलके नहीं झपकाना चाह रहा था। आगे से कभी मिस नहीं होगा, और बर्थडे का गिफ्ट तो लाया हूँ ना। गुनगुन गिफ्ट सुनते ही उछलने लगी। तीनों कार में बैठे। गुनगुन के लिए वही शहर नया हो गया था। मम्मी के साथ रिक्शे से शहर वैसा नहीं दिखता था। गुनगुन के हाथ में एक खिलौना था, वो उसके साथ खुश थी। जो लोग गिफ्ट देर से देते हैं ना, उनको 2 गिफ्ट देने होते हैं। गुनगुन के ये बोलते ही उसकी मम्मी ने उसकी ओर घूर कर देखा। चाचा मुस्कुराए। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? मुझे घूमने चलना है, मुझे जंगल सफारी जाना है। मेरी एक फ्रेंड गई थी, बहुत मज़ा आता है। गुनगुन ने अपनी बात रख दी और कार की सीट पर पड़ी चॉकलेट खाने लगी। हाँ, तो एग्ज़ाम के बाद चलते हैं, गजेंद्र ने कहा और कार को गुनगुन की फेवरेट आइसक्रीम की शॉप पर रोक दिया। गुनगुन के खाने के बाद जब गजेंद्र ने उसको घर छोड़ा, तो गुनगुन की मम्मी ने गजेंद्र को ऊपर बुलाया। गजेंद्र घर में नहीं आना चाहता था, लेकिन गुनगुन की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। गुनगुन गजेंद्र की दुनिया थी, वो उसकी हर बात पलक झपकते ही पूरी करना चाहता था। गजेंद्र को उस दिन कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। उसने धीरे से कुछ पैसे निकालकर फ्रिज के कवर के नीचे दबा दिए। भाभी ने उसको ऐसा करते देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। गजेंद्र चलने ही वाला था कि भाभी ने कहा, कुछ देर रुक जाइए, ये आते ही होंगे। गजेंद्र भैया के आने से पहले जाना चाहता था। दरवाजे की घंटी बजी। शाम के 6 बजे नशे में धुत एक आदमी घर में घुसा और गजेंद्र को सामने देखते ही गुस्से से आग बबूला हो गया। तू छोड़ दे मेरे बीवी बच्चों को। उस आदमी यानी कि गजेंद्र के 5 मिनट बड़े जुड़वा भाई शैलेंद्र ने गुस्से में टेबल पर लात मारी और वहीं सोफे पर बैठ गया। गजेंद्र ने अपने भाई को कॉलर से पकड़ा और कहा, मना किया है ना, बकवास मत किया कर। गुनगुन अंदर थी। गजेंद्र को कॉलर पकड़ने का दुख हुआ। घर में बस गुनगुन के खेलने की आवाज़ आ रही थी। शैलेंद्र इतने नशे में था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। गजेंद्र उठकर कमरे से निकल गया। एक अच्छा जा रहा दिन अच्छा होते होते रह गया। गजेंद्र ने पलट कर नहीं देखा। घर से शैलेंद्र के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। गुनगुन के खेलने की आवाज़ दब चुकी थी। प्रिया मनोज के कॉलेज के लिए सामान खरीद रही थी। मनोज आखिरी बार कब मार्केट गया था उसको याद नहीं था। अखबार में अब नई सुर्खियां आ चुकी थी। मनोज वाली खबर धीरे धीरे बासी हो रही थी। गजेंद्र के जाने के बाद शैलेंद्र गुनगुन को गले लगाकर बैठा रहा। गुनगुन कभी समझ नहीं पाती थी कि उसके पापा को क्या हो जाता है। वो उसको इतना प्यार करते हैं, लेकिन चाचा को देखकर इतना नाराज़ क्यों हो जाते हैं। गुनगुन की माँ ने फ्रिज के नीचे से पैसे निकालकर अपने पास संभाल कर रख लिए थे। गजेंद्र अपने घर पहुंचकर अलमारी से अपना सामान बैग में भरने लगा। साशा उस दिन कॉलेज के बाद बैडमिंटन खेलने के लिए गई। वो तब तक खेलती रही जब तक पसीने से नहा नहीं गई। इतनी थक गई थी कि उससे चला नहीं जा रहा था। वो थक कर हल्का महसूस कर रही थी। मीता पटनायक अपने घर के बिखरे हुए सामान को समेटते हुए बिना बात के मुस्कुरा रही थी। उसने गानों की प्लेलिस्ट बहुत दिनों बाद बदली थी।
प्रिया मनोज के जाने के बाद अपने घर में एक पुरानी खुशबू ढूंढ रही थी। मनोज के कुछ कपड़े गोवा में ही छूट गए थे।